नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। बात होगी इस कई बड़े जरूरी से मुद्दे हैं। एक तो इंडिगो ने जिस तरीके से इंडिगो ने पैसेंजर्स के साथ किया और फिर इंडिगो ने सरकार के साथ किया, ये दोनों चीजों की बात होगी। साथ में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के जो कुछ चल रहा है, क्या हासिल हुआ, क्या क्या रहा, उस पर भी बात होगी। इसके अलावा मोदी जी के जो परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी बात होगी और बात होगी मोदी के इस समय शायद एक बड़ी राइवल ममता बनर्जी की भी। स्वामी सर, शुरुआत हम लोग जो है वो जरा इंडिगो से कर लें। जिस तरीके से इंडिगो के अंदर हालात हुए पैसेंजर्स को लेकर के, पैसेंजर्स हजारों की संख्या में जो है वो एयरपोर्ट और सड़क पर पड़े रहे, तमाम जगह जगह की उड़ानें रद्द हो गई, 24-24, 48-48 घंटे लोग पानी और खाने के बिना तरसते रहे। तो ये जो परिस्थितियां रही और उसके बाद फिर एक बड़ा फैसला आता है कि सरकार और डीजीसीए ने जो निर्णय लिए थे, उस निर्णय को उन्होंने वापस ले लिया। क्या दिखता है प्राइमा फेसी कि क्या इंडिगो ने ये सारे हालात जानबूझ करके पैदा किए थे कि सरकार को झुकाया जा सके और सरकार फाइनली झुक गई हर बार की तरीके से? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, पहली बात तो यह है, मुझे उचित नहीं लगता कि इसका दोष जो है डीजीसीए को या इंडिगो को दिया जाए। देखिए मेरे ख्याल से अब 2014 से लेकर आज तक अगर हर चीज मोदी जी मैनेज कर रहे हैं और मोदी है तो मुमकिन है, अगर इलेक्शन भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है, अगर ट्रेन में हरी झंडी भी मोदी जी दिखाते हैं वंदे भारत ट्रेन के लिए, हर जगह मोदी जी दिखाई पड़ते हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है उसका भी श्रेय मोदी जी को मिलता है, अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है उसका भी श्रेय मोदी जी को मिलता है, तो मेरे ख्याल से डीजीसीए या इंडिगो को इसका दोष देने के बजाय, इसका मैं अगर दोष देना चाहूंगा किसी को तो उस व्यक्ति को ही देना चाहूंगा जो हर चीज का श्रेय लेने की कोशिश करता है और जो अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहता है। तो इसका दोष तो देखिए मोदी जी का है। इसलिए देखिए, अगर द पब्लिक इंडिया में कोई गलत निर्णय होता है या कोई ऐसी चीज होती है नहीं होनी चाहिए, चाहते न चाहते उसका दोष जो है आनंद वर्धन सिंह जी को लेना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हर चीज का अगर उसको सुख मिलता है तो उसके दुख भी उसी को मिलने चाहिए। उसी प्रकार से जबकि मोदी जी कहते हैं कि हर चीज का निर्णय वो लेंगे और हर चीज का श्रेय उनको जाता है, तो देखिए आप कुछ सोचिए, पहले अहमदाबाद का क्रैश हुआ, अहमदाबाद के क्रैश के बाद ये सारा का सारा दोष जो है, जो मृत पायलट है उसके ऊपर डाल दिया गया। जब सारे पायलट जो है वो स्ट्राइक पे जाने की बात करने लगे तो ये कहा गया कि साहब पायलट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझा है। तो डीजीसीए ने आज से करीब सवा महीने पहले आदेश कर दिया कि जो पायलट्स हैं उनकी जो कार्य की अवधि है उसको कम किया जाए, उनको रेस्ट दिया जाए। निर्णय दे दिया। अगर ये इंडिगो चाहता और अगर डीजीसीए चाहता, अगर मोदी जी चाहते, तो इंडिगो से रोज उसकी इंफॉर्मेशन लेके कि आपने इसके लिए क्या तैयारी की है, वो नहीं की गई। इसका मतलब ये है। अच्छा देखिए, इसमें जो घटना हुई है 3-4 दिन से अंदर, इसमें इंडिगो को कोई नुकसान नहीं हुआ, एयरलाइन को कोई नुकसान नहीं हुआ, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर हुआ है तो केवल यात्रियों को हुआ है। आप सोचिए, दिल्ली से हैदराबाद का टिकट अगर 10,000 रुपए का है और आज अगर 70,000 रुपए का बिक रहा है, तो फायदा किसको जा रहा है? ये फायदा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि उसको टैक्सेस उसको मिल रहे हैं। जो एयरलाइंस हैं उसको भी 6 गुना 7 गुना पैसा मिल रहा है। इंडिगो की भी जितनी भी फ्लाइट चल रही है वो 6-7 गुने पैसे लेके मिल रही है, उनको भी पैसा मिल रहा है। जो एयरलाइंस हैं वो अपने नियमों का पालन भी नहीं कर रही हैं। अगर फ्लाइट में डिले होता है तो होटल की व्यवस्था उनको करानी होती है, गाड़ी की व्यवस्था करानी होती है, वो नहीं करा रहे हैं। यहां तक कि टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सारा का सारा दोष, अच्छा पैसा कौन बना रहा है? आपने देखा होगा भाई, आप तो लखनऊ में रहते हैं, आपको पता है कि प्रयागराज के अंदर अगर किसी से भी बात कर लीजिए, भाई माघ मेला होता है जो हर महीने होता है, अर्ध कुंभ होता है, माघ मेला होता है जो हर साल होता है, जो अर्ध कुंभ होता है और पूर्ण कुंभ होता है। महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन महाकुंभ को डालकर वहां पर टिकट को 7-7 गुने 8-8 गुने लोग बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर, अहमदाबाद के अंदर जो होटल के रूम्स हैं उनकी कीमत 60-60 70-70 हजार रुपए दे दी गई। तो इसका मैंने होटल वालों ने पैसा कमा लिया, सरकार ने पैसा कमा लिया क्योंकि उनको ज्यादा टैक्सेस मिल गए, एयरलाइंस वालों ने पैसा कमा लिया, गवर्नमेंट ने पैसा कमा लिया। नुकसान किसका हुआ? पर्यटकों का हुआ। जो यात्री थे, ऐसे लोग थे जिनको टाटा इंस्टीट्यूट में कैंसर का इलाज कराना जा रहा था, वो बेचारे नहीं जा पाए। ऐसे लोग जिनकी शादियां थी वो इंटरनेट पे अब
रिसेप्शन कर रहे हैं और शादियों के बंधन बांध रहे हैं। किसी की माँ की डेथ हो गई थी, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो मोदी जी ने जो वादा किया था कि वो रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना देंगे, इतना जरूर हो गया है कि हमने एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन बनते हुए देखा। अच्छा, अब जी। पुतिन जब हमारे देश में यात्रा करने आए हुए हैं, अगर उनको ये खबरें मिल रही, खबरें तो मिल रही होंगी, उनके एडवाइजर जो उनके साथ चल रहे हैं उनको सूचनाएं तो दे रहे हैं, तो वो सूचनाएं दे रहे होंगे कि इस देश की ये स्थिति है जहां पे कंपटीशन के नाम पे, फेयर कंपटीशन के नाम पे आपने दो एयरलाइंस को 92% का एयर बिजनेस चलाने का मौका दे दिया, आपने कंपटीशन क्रिएट नहीं होने दिया और इस चीज की भी व्यवस्था कर दी कि इंडिगो को येन केन प्रकार ऋण अब अडानी जी को दे दें, अडानी जी के पास सारी एयरलाइंस आ जाए, पूरे हिंदुस्तान की एयरलाइंस को चलाएं, अनाप शनाप पैसा वो वसूलें, एयरपोर्ट उनके पास है ही, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस उनके पास है ही, उसके बाद हवाई जहाज भी उनके पास आ जाएं। तो उन्होंने कंपटीशन को पनपने ही नहीं दिया। तो इंडिगो ने एक प्रकार से, मेरे हिसाब से इंडिगो ने ये स्वतंत्र रूप से ये काम नहीं किया, वरना अभी तक दंड मिल गया होता, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव को जेल हो गई होती। लेकिन क्योंकि इंडिगो की मिली भगत है सरकार के साथ और सरकार की मिली भगत और छूट की वजह से वो ऐसा कर रही है और सारा का सारा दोष टीडीपी को दिया जा रहा है। टीडीपी को इसलिए दिया जा रहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू चाहें तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिरा सकते। नीतीश कुमार को उन्होंने बस में कर लिया है, अकेले चंद्रबाबू नायडू इस सरकार को गिरा नहीं सकते। अब चंद्रबाबू नायडू के मंत्री के ऊपर सारा ठीकरा फोड़कर ये टीडीपी को भी अंगूठा दिखा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है, नीतीश कुमार ने हमने औकात दिखा दी, तुम्हें भी औकात दिखा दी। तो देखिए, लेकिन मैं सर, तो सारा दोष अगर किसी को दूंगा तो मोदी जी को ही दूंगा। एक एक चीज जरा समझना चाहते हैं। जैसे हमने देखा था कि किसानों के हित में 3 कृषि कानून लाए गए थे, किसानों ने विरोध किया, उसको वापस लेना पड़ा। वो अलग बात है कि 750 किसानों की शहादत उसमें हो गई और ये बेशर्म सरकार जो है इसने कभी रिग्रेट नहीं किया उसका। अभी आप पायलट के हित में, पायलटों की सुविधा के हिसाब से आप नियम लेकर के आए थे, फिर आप बैकफुट पर आते हैं जब इंडिगो जो है वो इंडिगो में अव्यवस्था फैलती है या इंडिगो फैलाती है, तब आप बैकफुट पर आकर के वो सारे नियम कानून अपने वापस ले लेते हैं। क्या अब पायलटों की सुरक्षा मायने नहीं रखती है? अब आपने सब वापस ले लिया, पायलट सुरक्षित हो गए? भाई राम प्रकाश जी, अगर अनुमा आचार्य जो विंग कमांडर हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनको बुलाएं तो वो आपको बताएंगी कि पिछले 2 साल के अंदर पायलट्स की आमदनी, जो उनकी तनख्वाह है, उसको कम कर दिया गया है, वर्किंग आवर्स उन्हें बढ़ा दिए गए हैं और उनका जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, और अगर नए पायलट्स की भी रिक्रूटमेंट होगी तो उनको भी इतनी कम सैलरी में रखा जा रहा है। तो ये मोनोपोली का जो सबसे बड़ा परेशानी का कारण होता है कि उसके अंदर, क्योंकि पायलट्स के पास कोई विकल्प नहीं होता दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, इसलिए वो बार्गेन कर नहीं पाते, सारी बार्गेनिंग पावर जो है एम्प्लॉयर के पास आ जाती है और एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का शोषण करता है। तो अभी तो आप जो वहां पे यात्री हैं उनकी दुविधा की बात कर रहे हैं, अगर आप पायलट्स की बात करेंगे तो पायलट बेचारे कह रहे हैं कि जो आपने देखा भी, पुतिन साहब का देखा, उनकी जो रेड कारपेट बिछी हुई है, आपने देखा होगा, और रेड कारपेट कितनी गंदी क्वालिटी की है। आपने अगर वो वीडियो देखी होंगी तो आप देखिएगा कि रेड कार्पेट कितनी गंदी की। जब पुतिन प्रधानमंत्री निवास में आ रहे हैं, बाकी चीजें तो बड़ी सुंदर स्पष्ट बनी हुई हैं, जो वहां पे एक झरना बना हुआ है उसके नीचे इतनी गंदगी है। भाई हमारे घर में भी अगर इंपॉर्टेंट आदमी आता है, कोई ऐसा होता है जो हमारा मान्य होता है, घर को हम साफ पोंछ करके रखते हैं। पुतिन जैसा व्यक्ति, जो विश्व का इतना ताकतवर व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री निवास में आ रहा है, जो सबसे प्रेशियस प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति की है, उसमें सफाई का ध्यान नहीं रखा। रेड कारपेट जो है बिल्कुल ऐसे मुड़ा तोड़ा है, जैसे हम लोग कहीं शादी में आते हैं तो वहां पे दरी बिछा दी जाती है, उस प्रकार का उनका स्वागत हो रहा है। पुतिन देख रहे हैं कि किस प्रकार की उनकी सांसें घुट रही हैं, जो देख रहे हैं। अच्छा, फिर आपने ये भी देखा होगा, जो हमारे 2 पत्रकारों ने इंडिया टुडे के वहां जाके उनका इंटरव्यू लिया। आपको पता है भाई, आप जब इंटरव्यू देने गए होंगे, हम लोगों को भी सिखाया गया, हमारे ट्रेनर्स ने सिखाया, पैर कभी पैर के ऊपर रख के मत बैठना, पैर बिल्कुल दोनों नीचे होने चाहिए और कुर्सी के हत्थे पे आपके हाथ होने चाहिए, सीधे रह के आपको बात करनी चाहिए। पुतिन प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं। और ये जो दोनों पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, ये पैर के ऊपर ऐसे पैर लगा के बैठी हुई हैं जैसे अपने किसी इंफीरियर आदमी से बात कर रही हैं, जैसे अथॉरिटी इनके पास है। फिर वहां पे किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही हैं कि आपको हम 3 दिन से शेडो कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसी मेहनत करते हैं। और पुतिन तो एक बार झुंझला गए उनके इंटरव्यू में, जब उन्होंने पूछा कि पिछले 15-20 साल के अंदर आपको भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन लगे, उन्होंने कहा इट्स ए इडियोटिक क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू आंसर इट। अब इसको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा,
लेकिन पुतिन ने भी ये दिखा दिया, ये बता दिया। अच्छा, पुतिन ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि भाई अगर देखिए, अगर आप रूस से मित्रता का दावा करते हैं तो आपको मेरा तेल खरीदना होगा, तेल आपको खरीदना होगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि तेल खरीद के आप इनको मदद कर रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए, और पुतिन कह रहे हैं कि आपको अगर मित्रता का दावा करना है तो तेल खरीदना होगा। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, चौबे भी बने गए छब्बे और बन गए दुबे, उस प्रकार का हाल बना रखा है। तो आप जो है स्पष्ट नीति बनाइए कि आपको रूस के साथ चलना है या अमेरिका के साथ चलना है। अमेरिका ने एक और नया निर्णय ले लिया, आपको पता ही होगा, पिछले 24 घंटे के अंदर, कि H1B वीजा के अंदर जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके सोशल प्रोफाइल को, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट को देखकर उन्हें H1B वीजा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपना रुख मजबूत करता जा रहा है, और रूस के साथ आप पूरी तरह से जुड़ नहीं रहे हैं और अमेरिका के साथ भी पूरी तरह से जुड़ नहीं रहे। तो नॉन अलाइंड के बजाय आप एक तरह से बिल्कुल अपने को एक ऐसे कोने में डाल रहे हैं, कभी आप डोनाल्ड ट्रंप की आरती करते हैं, अभी पुतिन की आरती कर रहे हैं, कल शी जिनपिंग की आरती करने लगेंगे। सर एक और चीज, जब आपने पुतिन साहब की बात होने लगी, जब तेल की बात हो गई, अगर पुतिन साहब मान लीजिए बहुत जितना सस्ता दे रहे थे उससे भी सस्ता तेल देने लग जाए, पर क्या आज डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे चपेड़ के बाद, इतने सारे दबाव के बाद मोदी और भारत इस हैसियत में है कि रूस से तेल खरीद पाए? और एक और चीज जो जिसकी बात बहुत लंबे समय से होती रही है, जो मुद्रा की बात होती है, रुपये और रूबल की बात होती है, उसकी स्थिति को आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कब क्या उस पर ट्रेड करने की स्थिति में आज भारत खड़ा है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो आप किसी भी अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए। देखिए, अब मुश्किल क्या हो गई है, मान लीजिए आपका $2 ट्रिलियन का लोन था। $2 ट्रिलियन का लोन जो था वो आपने डॉलर में लिया था, और जिस समय $2 ट्रिलियन का लोन लिया था, जिस डॉलर के रेट पे लिया था आपने, मान लीजिए ₹60 में लिया था, आज वो ₹90 का हो गया। तो ये $2 ट्रिलियन का लोन बढ़ के $3 ट्रिलियन हो गया। आपने लोन नहीं लिया एक्स्ट्रा, लेकिन आपका लोन इसलिए डेढ़ गुना हो गया क्योंकि रुपया 60 से 90 हो गया। तो आपका लोन रिपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मानी बात है कि आप ये बताइए, टैरिफ की वजह, अभी तो टैरिफ का असर पड़ा नहीं था क्योंकि पुराने जो ऑर्डर्स थे वो तो चल रहे थे। अब आप देखिए, एक चीज होती है पीएमआई, परचेज मैनेजर इंडेक्स। परचेज मैनेजर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री के जो परचेज मैनेजर्स हैं वो ऑर्डर बुक करते हैं और अपने यहाँ रॉ मटेरियल और वो सब चीजें इसलिए रखते हैं कि जिससे फैक्ट्री के अंदर उत्पादन में कोई बाधा ना आए। और अगर जो ऑर्डर ज्यादा होने की संभावना होती है तो परचेज ज्यादा करके रखते हैं, कम ऑर्डर की संभावना होती है कम। परचेज मैनेजर इंडेक्स घटना शुरू हो गया है, रुपए का कमजोर होना शुरू हो गया है, और लोन जो आपको रिपे करने हैं वो डॉलर में रिपे करने हैं, और रुपये कमजोर होता जा रहा है, तो आप डेट ट्रैप में हैं, आप पुराने लोन वापस नहीं कर पा रहे, नए लोन लेके पुराने लोन को वापस कर रहे हैं। तो देखिए, रूस हमारा पुराना दोस्त है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। एक मर्दानगा वो लीजिए, स्टैंड लीजिए ना, इंदिरा गांधी जैसा स्टैंड लीजिए। इंदिरा गांधी ने भी तो निक्सन को मना कर दिया था कि इधर ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं जो है अपना 7वां बेड़ा भेजो या 8वां बेड़ा भेजो, आई डोंट केयर। तो या तो रूस के साथ खड़े हो जाइए या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो जाइए। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज की परिस्थिति में, क्योंकि रूस का भाई है चीन, आप रूस के मित्र हैं, और पूरा यूरोपियन लॉबी और पूरी अमेरिकन लॉबी क्योंकि पुतिन की भारत यात्रा से सशंकित है, तो इसको मेरे ख्याल से उस समय नहीं पुतिन साहब को बुलाना चाहिए था जब हमारे देश के अंदर इतना ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है कि विदेश से कोई भारत में आने को तैयार नहीं। उस समय आपने अपने गंदे वातावरण में पुतिन साहब को बुला लिया, और उसके बाद इंडिगो के अंदर और एयरलाइंस के अंदर की जिस प्रकार की दुर्वस्था हो रही है। और एक नई चीज आपने कर दी, राहुल गांधी और खड़गे साहब को राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया। भाई चलिए, मोदी जी ने नहीं बुलाया, समझ में आता है कि मोदी जी के वो राइवल हैं। भाई राष्ट्रपति के तो राइवल नहीं है ना खड़गे साहब। राष्ट्रपति जब इनविटेशन दे रही हैं तो वो तो संसद की हेड ऑफ द संसद हैं, पार्लियामेंट हैं। तो उनके लिए तो जैसे मोदी जी हैं वैसे ही खड़गे साहब हैं, वैसे ही राहुल गांधी हैं। राष्ट्रपति क्या इनवाइट नहीं किया गया उनको? क्या ये पुतिन साहब को उनके एडवाइजर्स नहीं बताया होगा कि भारत की डेमोक्रेसी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर, लीडर अपोजिशन दोनों हाउस के, उनको राष्ट्रपति नहीं बुला रही हैं? तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं पुतिन साहब को, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? तो वास्तविकता में पूरा फियस्को दिखाई पड़ रहा है, हर क्षेत्र में फियस्को दिखाई पड़ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, 0.5% का रेट कट लिया है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों किया है। उसकी वजह शेयर मार्केट जरूर बढ़ गया है, लेकिन जिन लोगों ने, बूढ़े लोगों ने फिक्स डिपॉजिट पैसा जमा कराया है जिससे उनके घर चलते हैं,
फिक्स डिपॉजिट के रेट उनके कम हो जाएंगे, अमीरों का फायदा हो जाएगा क्योंकि वो बड़े बड़े लोन लेते हैं, उनका लोन 0.25% कम हो जाएगा। लेकिन जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं अपना घर चलाने के लिए, उनका भी डिपॉजिट रेट 0.25% कम हो जाएगा। हम जैसे मध्यम वर्ग गरीब लोगों का इंटरेस्ट रेट घटने से हमारा नुकसान होगा, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको फायदा होगा। शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, लोग एफडी में पैसा नहीं डालेंगे, शेयर मार्केट में डालेंगे, और उस शेयर मार्केट को दिखा के ये मोदी जी कहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। जबकि वास्तविकता में आज की तारीख में हर जगह पर, हर क्षेत्र में अफरा तफरी है। और जो इंडिगो में हुआ है, 78 साल में भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतनी दुर्दशा एयरपोर्ट्स में, और जो एयरपोर्ट मेंटेनेंस है वो अडानी जी के हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो के माध्यम से ये एयरलाइन भी अडानी जी को देने का एक पहला प्रयास है। कुछ ही दिन में आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा इंडिगो इज नॉट एबल टू रन दिस एयरलाइन, सो वी आर गिविंग टू अडानी। सर, एक और चीज हुई मोदी और पुतिन की वार्ता के दौरान। मोदी जी से जब ये सब चीजें बात हो रही थी, पुतिन साहब से बात हो रही थी, तो उस समय मोदी जी ये कह रहे थे कि भाई भारत जो है वो तटस्थ नहीं है, भारत शांति के प्रयासों के साथ है। वहीं जब पुतिन साहब से बात हुई, पूछा गया, तो पुतिन साहब ने कहा यूक्रेन युद्ध पर, पुतिन साहब ने साफ आंसर कर दिया कि यूक्रेन से जो युद्ध रूस का चल रहा है उसका समाधान अमेरिका ढूंढ रहा है। मोदी जी के मुंह पर वो कहते हैं कि अमेरिका ढूंढ रहा है। तो अब जो मोदी जी के शांति प्रयास थे वो कहां गए? जो मोदी जी के को लेकर के तमाम अंधभक्त लगातार चिल्ला रहे थे, भारतीय मीडिया चिल्ला रही थी कि पापा युद्ध रुकवाएंगे, पापा युद्ध रुकवाएंगे, पापा का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। भाई रामप्रकाश जी, आप खुद सोचिए। चलिए, आप रूस यूक्रेन की बात करें, आप जो है इसराइल की और पैलेस्टीन की बात करें। अरे आप मणिपुर को 2 साल तक मणिपुर के अंदर हिंसा चलती रही, तांडव चलता रहा, लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता रहा 2 साल तक। जब अपने देश के अंदर आप शांति नहीं ला पाए, आप अपने देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान करके राइवलरी को बढ़ा रहे हैं और देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं, तो ऐसे देखिए, जो विश्व के बड़े बड़े नेता हैं वो आपके देश की एक एक छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं। जब वो देख रहे हैं यू आर सो इनकैपेबल दैट यू आर नॉट एबल टू यूनाइट योर ओन कंट्री, देन हाउ कैन यू ब्रिंग ए पीस इन ए वॉर ऑफ टू बिग नेशंस। तो अपने को आपको स्थापित करना होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को आप कतरा रहे हैं मिलने से लिए। जिस डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए आपने आरती की थी, उनको सबसे बड़ा सनातनी बनाया था, इस बार ट्रंप सरकार किया था, अब वही चीज आप पुतिन के साथ कर रहे हैं। कल आप शी जिनपिंग के साथ करेंगे, परसों आप शहजाद शरीफ के साथ करेंगे। तो हमें तो ये विश्वास ही नहीं है कि हमें ये अंधभक्तों को और भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को किसकी आरती उतारने के लिए कह दिया जाएगा। वो बिना सोचे जब आरती भी उतारने लगते हैं। भाई यही बात नहीं समझ में आ रही है कि आपकी स्थिति क्या है, आप हैं कहां। अब ये अब वो कह रही है इंडिगो एयरलाइंस अभी 5-6 दिन और लगेंगे, कभी कहती है 1.5 महीने और लगेंगे। अरे आप सोचिए रामप्रकाश जी, आप गए होते शिलोंग घूमने, आपके 1 लाख रुपए आप लेके गए होते, और वहां जाके पता चलता कि टिकट ही वापस ले जाने का 1,10,000 रुपए, आप कैसे वापस आते? आप वहां कहाँ होटल का इंतजाम करते? हर आदमी ऐसा तो है नहीं बोरों में पैसा लेके जाता है। जिनकी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स थी, जिनकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, तो इस प्रकार की दुर्वस्था क्या विश्व के किसी कोने में, पाकिस्तान में आपने सुनी है? आपने बांग्लादेश में सुनी है? अब ये लोग दिखाई पड़े मुझे, जिनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, नेपाल से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेपाल एयरलाइंस वाज फार बेटर, उन्होंने खाना अच्छा दिया, सेवा शुश्रूषा दी, और जैसे ही हम यहाँ लैंड करें, हमें सूरत में जाना है, और दिल्ली एयरपोर्ट में हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है, टॉयलेट जो है गंदे पड़े हुए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे देश की छवि को लोग खराब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपने ये भी देखा कि पुतिन साहब ने कितनी इज्जत दी महात्मा गांधी को। जब वो महात्मा गांधी की समाधि पे गए पुतिन साहब, तो नंगे पैर गए, इस ठंड में नंगे पैर गए। खैर ठंड उनके लिए मायने नहीं रखती, तो बर्फ में रहने वाले देश के लोग हैं, नंगे पैर गए। और जब उन्होंने जो लास्ट में पुस्तिका के अंदर लिखा, जानते हैं उन्होंने क्या लिखा प्रकाश जी? आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारत और रूस के संबंध महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित हैं, और हम भारत की इसलिए इज्जत करते हैं कि ये भारत महात्मा गांधी का देश है। उन्हीं महात्मा गांधी को सारे दिन लोग गांधी देते रहते हैं और गोडसे का महामंडन करते रहते हैं। बिल्कुल। अब एक चीज जरा सर और समझ लें, थोड़ा भारत की सियासत की बात कर लें। ममता बनर्जी और मोदी जी का इस समय सीधे सीधे ठनी हुई है एक तरीके से देखा जाए तो। पश्चिम बंगाल में और भी कई सारी चीजें, एक तरफ एसआईआर है, दूसरी तरफ वहां बाबरी मस्जिद है, ममता बनर्जी का एक अलग स्टैंड है। असल में पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त चल क्या रहा है, जरा वो समझ लें हम दर्शकों के लिहाज से। देखिए, वहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर एक विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे,
हुमायूं कबीर उनका नाम था। वो बाद में टीएमसी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो थे भारतीय जनता पार्टी के दिल से आदमी। उन्होंने कह दिया था कि वो एक मस्जिद बनाएंगे और बाबरी मस्जिद के नाम से बताएंगे। ममता बनर्जी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, इस देश के अंदर सीधी सी बात एक है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या तेजस्वी यादव हो, या मोदी जी हो, या राहुल गांधी हो, इस देश को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हों। आपको शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है हिंदू मुसलमान करके, और आप ये भी देखिए कि इन्होंने ओवैसी साहब को तो भेज दिया विदेश, थरूर साहब को तो बुला लिया राष्ट्रपति के डिनर में, लेकिन राहुल गांधी और उनको नहीं बुलाया। तो देखिए, इसका मतलब ये ओवैसी साहब जो है इनके बिल्कुल पक्के मौसेरे भाई हैं। ममता बनर्जी भी अगर कहीं भी हिंदू मुसलमान का खेल खेलती हैं, इसका माने वो डिविसिव पॉलिसी चलाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस पॉलिसी को नहीं छोड़ती है तो ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है। हमारे देश के अंदर धार्मिक विद्वेष से देश को कमजोर करने का मतलब आप राष्ट्र विरोधी हैं। हम 142 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक परिवार की तरह रहना चाहिए। हमारे बीच में किसी प्रकार का विभाजन कोई भी करे वो राष्ट्र विरोधी है। तो ओवैसी का वहां पर बेस नहीं था, तो हुमायूं कबीर को तैयार किया जा रहा है क्या? नहीं, वो तो है ही। देखिए, वहां पे उन्होंने ये सोचा था कि हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया हम राम मंदिर बनाएंगे। आपको ये भी पता है 6 तारीख को सद्भावना यात्रा निकाल रही है ममता बनर्जी, और 7 तारीख को वहां पे बाबा बागेश्वर धाम जाके गीता पाठ करेंगे। तो वहां भी हिंदू मुसलमान का नेरेटिव। अब तो ये हम लोगों की बुद्धिमानी पे निर्णय करता है। भाई, राम प्रकाश जी हिंदू घर में पैदा हो गए या मुसलमान घर में पैदा हो गए, हाउ डज अखिल स्वामी सनातनी कुल में पैदा हुए, मुसलमान भी हो सकते थे, सिख भी हो सकते थे। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? द ओनली थिंग इज यू हैव टू इवेल्युएट एज टू आई एम प्रो इंडिया और नॉट। मेरे हिसाब से 142 करोड़ लोगों में धर्म के आधार पे यह कहना बिल्कुल गलत है कि कोई धर्म जाति जो है वो राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि हमने वहां पे अपने यहाँ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जैसे लोग भी देखे हैं, हमने अशफाक उल्लाह खां और अब्दुल हमीद जैसे लोग भी देखे हैं। तो हर धर्म और जाति के अंदर अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। लेकिन अगर आप धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र विरोधी डिसाइड करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप देश के हित में काम नहीं करते। तो था तो उनका नैरेटिव वही, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको निकाल दिया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये जो हमें मुस्लिम धर्म का एक पुरोधा बता के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने का प्रयास है, मैं इसको परास्त करती हूं। तो देखिए, कोई भी नेता हो, शॉर्ट टर्म में आप इलेक्शन हार जाइए, 100 बार इलेक्शन हार जाइए, राजनीति करना छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके, दलित और आदिवासी को अलग अलग करके, देश के अंदर मनुवाद लाके अगर देश को तोड़ने का या बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, तो आपसे बड़ा देश विरोधी कोई नहीं है। हमारे लिए धर्म जाति अच्छी है, हमारी हम गर्व है, हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे लिए हम भारत माता के बेटे हैं, ये उससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है। सर, अब इधर मोदी जी के जो परम मित्र हैं ट्रंप साहब, कुछ दिनों से साइलेंट थे थोड़ा, लेकिन अब पुतिन साहब के दौरे के साथ ही उनकी भी हरकतें शुरू हुई हैं। एक तरफ उन्होंने ये आदेश कर दिया है कि जो लोग नौकरी करेंगे वहां पर उनकी बार बार वेरिफिकेशन उनका होता रहेगा, दूसरी तरफ वो दूसरे नए नए फैसले ले रहे हैं। तो क्या ये सब पुतिन साहब के यहाँ आने का रिएक्शन है? उसको रिएक्शन माना जाए? नहीं, रिएक्शन तो है ही और होगा रिएक्शन। भाई, आप देखिए, जिस दिन पुतिन आए थे उसके पहले ही यूरोप के 3 देशों के जो दूतावास के वो थे राजदूत, उन्होंने किस प्रकार की टिप्पणी और लेख लिखे थे। भाई, इसका मतलब ये है, देखिए, वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर आप रूस की मित्रता कर रहे हैं या उनसे तेल खरीद रहे हैं या युद्ध आपूर्ति कर रहे हैं, तो ये आप एक प्रकार से यूक्रेन के युद्ध के अगेंस्ट उसको मदद कर रहे हैं, जबकि ये उनका अधिकार नहीं है। लेकिन आज के तारीख में मोदी जी ने अपने को इतना कमजोर बना दिया है कि अमेरिका भी आपको धमकी दे रहा है, चीन भी आपको धमकी दे रहा है, पाकिस्तान भी आपको धमकी दे रहा है, रूस भी आपसे कह रहा है तेल खरीदो वरना ठीक नहीं होगा। भाई, इंदिरा गांधी से लोग सीखते क्यों नहीं है? इंदिरा गांधी तो किसी से नहीं डरती थी, वो तो रूस से भी नहीं डरती थी, चीन से भी नहीं डरती थी। और आपको पता ही है 1962 में जरूर हमारी हार हुई थी, लेकिन उसी के 2 साल के बाद हमने घुस के चीन के सैनिकों को मार मार के भगाया था। तो वो बात इतिहासकार नहीं बताते, वो कोई नहीं बताता कि किस प्रकार हमने चीन की तुड़ाई की थी और पिटाई की थी। तो भाई, आप एक भारत जैसे मजबूत राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, 62 बार वो कह चुका है डोनाल्ड ट्रंप की मैंने युद्ध विराम कराया है। और जो अमेरिका और चीन का जॉइंट डिक्लेरेशन है कि युद्ध में पाकिस्तान जीता है, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? कहीं जो एप्स्टीन फाइल है उसका कोई संबंध है कि नहीं, आई डोंट नो।
लेकिन ये भी अफवाहें उड़ रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी रोज स्टेटमेंट दे देते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं, कुछ ऐसे वीडियोज हैं, कुछ ऐसी सीडीज हैं जिसकी वजह से ब्लैकमेल हो रहा है। तो भैया ये हर चीज का स्पष्टीकरण होना चाहिए, हम लोगों को पता चलना चाहिए। हमें तो अपने देश पे गर्व है और हम मोदी जी की भी इज्जत इसीलिए करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब मर्दों की तरह काम करें, आगे बढ़ के तरह का 56 इंच का सीना वीना छोड़िए। लाल बहादुर शास्त्री केवल 5 फीट के थे, लेकिन उनका सीना 56 इंच से बड़ा था। सीना बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। अब मोदी जी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब कब और कैसे मिलेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि पीएमओ के अंदर जब इतनी बड़ी हलचल हो जाती है, इतने सारे आरोपी पीएमओ के अंदर ही बैठे हुए हैं और घनघोर टाइप के, भयंकर टाइप के अपराधी आरोपी बैठे हुए हैं, तो फिर वो देश कितना सुरक्षित रहेगा, देश की नीतियां कैसी बनेंगी, ये तो फिर भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।